Hello everyone. Today we are going to learn about structure and life cycle of Cycon Porifera phylum. इससे पहले हमने पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा. उससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. दिस इज नेहा श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद नेहा श्रीवास्तव. साइकॉन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. साइकॉन इज बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा. इसका क्लास है कैलकेरिया. ठीक है, इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं. ऑर्डर है इसका हेट्रोकोइला. फैमिली ये सीसेडिए से बिलोंग करता है. जीनस है इसका साइकॉन एंड इसे स्काइफा भी कहते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसकी देख लेते हैं. साइकॉन एक मरीन स्पॉन्ज है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म साइकॉन है ये मरीन वाटर में पाया जाता है. 99% ऑफ स्पीसीज साइकॉन की मरीन वाटर में पाई जाती हैं और कुछ स्पीसीज ही साइकॉन्स की फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं. साइकॉन्स सॉलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अलोन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं. और इस तरह की जो कॉलोनीज होती है, इस तरह की सिलिंड्रिकल काफी सारे ब्रांचेस ये बना लेते हैं. सिलेंडर ब्रांचेस बना करके एक कॉलोनी बना लेते हैं और उसमें भी ये पाए जाते हैं. इनकी जो कॉलोनीज होती है वो सेसाइल होती है. इसका मतलब है कि जो साइकॉन होते हैं वो अपने सबस्ट्रेटम, जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं. ये सबस्ट्रेटम का मतलब है कि जो भी सी में जो भी रॉक्स होंगी या फिर जो भी प्लांट्स के जो स्टेम होंगे उनसे ये अटैच्ड रहती है और ये परमानेंट होते हैं. ये मूव नहीं कर सकते हैं. कैन नॉट मूव. सेसाइल, कैन नॉट मूव. ये सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते. और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं सिलिंड्रिकल होती हैं. सिलिंड्रिकल ब्रांचेस होती हैं. इसे हम स्काइफा भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्काइफा. इसे हम क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं. ओके, और ये जो कॉलोनीज होती हैं साइकॉन की, ये किसी सबस्ट्रेटम से या फिर रॉक से जो कि सी वाटर में पाई जाती है उनमें सबमर्ज्ड रहती है, उनसे अटैच्ड रहती है और ये किसी एक ही प्लेस पर रहती है. ये मूव नहीं करती है, परमानेंटली उसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है. स्काइफा यानी कि साइकॉन एक मरीन वाटर स्पॉन्ज है. ये मरीन वाटर में रहता है और एक्वेटिक स्पॉन्ज है, पानी के अंदर रहता है. मरीन वाटर का मतलब है कि ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है. तो 99% जो स्पॉन्जेस की ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्पॉन्जेस होते हैं या साइकॉन होता है वो मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं. ओके, कुछ स्पॉन्जेस ही ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये जो स्पॉन्जेस होते हैं वो शैलो सी वाटर में पाए जाते हैं. इसका मतलब है कि जहाँ पर कम गहरा पानी होता है वहाँ पर ये स्पॉन्जेस पाए जाते हैं. ये स्पॉन्जेस स्लगिश होते हैं. स्लगिश का मतलब है कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ना वो सुस्त होते हैं. ये स्पॉन्जेस स्लगिश होते हैं, ये सुस्त होते हैं, ये इनएक्टिव नेचर को शो करते हैं. शोज इनएक्टिव नेचर, यानी कि इनको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्पॉन्जेस एनिमल्स हैं. ऐसा लगेगा कि ये प्लांट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम एक्टिव होते हैं. इनएक्टिव कंडीशन ये शो करते हैं, इसीलिए इन्हें स्लगिश भी कहा जाता है. सेडेंटरी होते हैं ये, एक ही जगह पे अपनी कॉलोनी के साथ एक ही सबस्ट्रेटम से ये अटैच्ड रहते हैं, यानी कि ये सॉलिटरी होते हैं. एक कभी कभी अकेले भी पाए जाते हैं और कभी कभी ये कॉलोनीज बनाकर भी रहते हैं. या फिर ये सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही स्ट्रेटम से अटैच रहते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं. इस टाइप से सिलिंड्रिकल ब्रांचेस होती है और ये नॉन मूवेबल होते हैं. ये अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं दूसरी जगह पर. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा में आई थिंक थर्ड क्लास आपका बच गया था, तो उसे देख लेते हैं.
यानी कि हेक्साक्टिनालिडा आपका बच गया था। ये दोनों क्लासेस का स्टडी हम लोगों ने कर लिया था। अभी आई थिंक जो थर्ड क्लास है आपका, जो सॉरी जो फर्स्ट क्लास है डेमो स्पोंजियाई, ये जो डेमो स्पोंजियाई क्लास है ना, ये लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ पोरीफेरा। ये लार्जेस्ट क्लास है पोरीफेरा का। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो स्पॉन्जिन फिबर का बना होता है, और इसके एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिला, क्लियोना एंड यू स्पॉन्जियाई। ये इनके एग्जाम्पल्स है। ये यू स्पॉन्जियाई इज एग्जाम्पल ऑफ डेमी स्पॉन्जियाई क्लास, डेमो स्पॉन्जियाई क्लास का एग्जाम्पल है। कैलकेरियाई क्लास हमने पढ़ा था। ये इस क्लास को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं कैल्सी स्पॉन्जियाई क्लास। यानी कि इस क्लास के जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। यानी कि जो स्केलेटन होता है उसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, जैसे कि ल्यूकोसेलेनिया, साइकॉन, कैथरीना एंड ग्रैंटिया। These are the examples of class Calcarea. And third class is Hexactinellida. ये क्लास हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, ये क्लास रह गया था। ये क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्पॉन्जेस के, उनमें 6 रेड स्पिक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं? 6 रेड स्पिक्यूल्स होते हैं। ओके, और इनका एग्जाम्पल्स है यूप्लेक्टेला एंड इफिडेंटिया। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास हेक्साक्टिनेलिडा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मूव करते हैं स्पॉन्जेस में, जिसका साइकॉन की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया कि साइकॉन मरीन स्पॉन्ज होता है, वो एक्वेटिक स्पॉन्ज है, पानी के अंदर रहता है, मरीन स्पॉन्ज है। ठीक है, शैलो वाटर में रहता है, शैलो सी वाटर में पाया जाता है, और इसके 99% ऑफ स्पीसीज क्या है, मरीन वाटर में पाई जाती हैं, और कुछ स्पीसीज ही ऐसी हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये स्पॉन्जेस सेसाइल होते हैं, यानी कि किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं और मूव नहीं करते हैं, परमानेंटली उससे अटैच्ड हो जाते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल जो बॉडीज होती है, सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कॉलोनीज बना करके, सिलेंड्रिकल बॉडीज में कॉलोनीज बना करके, ये सिलेंड्रिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉलोनीज बना करके ये रहते हैं। पानी के अंदर ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं, और अपने बेस के थ्रू ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। इसका मतलब है कि ये नॉन मूवेबल होते हैं, इसीलिए इन्हें सेसाइल बोला गया है। सेसाइल कॉलोनीज होती हैं ये। अगर ये कॉलोनीज में रहते हैं तो इन्हें हम सेसाइल कॉलोनीज बोलेंगे। अगर ये अकेले रहते हैं तो हम इन्हें सेसाइल इंडिविजुअल बोल सकते हैं, या फिर सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है, जो साइकॉन होता है वो स्लगिश होता है, सुस्त होता है, यानी कि इनएक्टिव नेचर शो करता है, और ये एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, ये मूव करते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये एनिमल्स है, ऐसा लगेगा कि ये प्लांट्स है। ओके, और फाउंड परमानेंटली अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये परमानेंटली अटैच्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम से, या फिर रॉक से सबमर्ज्ड रहते हैं। सबस्ट्रेटम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि रॉक हो सकती है, या फिर कोई ट्री का स्टेम हो सकता है। इस टाइप से सबस्ट्रेटम्स इसके हो सकते हैं। ये शैलो सी वाटर में पाए जाते हैं, स्लगिश होते हैं, यानी कि ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, और ये मूव नहीं करते हैं, सेडेंट्री होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस होते हैं या फिर साइकॉन जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आउटडोर पिनाकोडर्म होती है, और इनर कॉनोडर्म होती है। ठीक है, और लेकिन उनके बीच में जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन सेलुलर होती है। जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है।
ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। जो साइकॉन होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, और ये कॉलोनीज बना करके रहते हैं, या फिर दो कॉलोनी में रहेंगे या फिर दो से ज्यादा कॉलोनीज बना करके रहेंगे। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो सिलेंडर शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? अगर बहुत ही तेजी से वाटर करंट आती है तो इनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिससे कि ये टूटेंगे नहीं। इनकी पूरी बॉडी में न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया या फिर डर्मल पोर्स। इन जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं साइकॉन, इनकी पूरी बॉडी में ऑस्ट्रिया या फिर डर्मल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन स्काइफा। इसकी आउटर बॉडी में, पूरी बॉडी में काफी सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इसकी जो बॉडी है उसमें ऑल ओवर बॉडी ऑस्टिया प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही स्मॉल पोर्स है जिनसे वाटर करंट बॉडी के अंदर जाता है। और रेडियल कैनाल्स इसमें प्रेजेंट है, एपोपाइल और स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है। ये इनका स्ट्रक्चर है। साइकॉन में सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल सिस्टम है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैनाल सिस्टम पोरीफेरेंस का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन में, हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, हेल्प करता है कैनाल सिस्टम, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन respiration. Canal system helps in respiration, nutrition, excretion and reproduction. ठीक है, एनिमल्स की हेल्प करता है कैनाल सिस्टम, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जो कैनाल सिस्टम है उसे एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं कैनाल सिस्टम को। क्यों? क्योंकि कैनाल सिस्टम जो होता है वो जो पोरीफेरल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में, जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं, उनके थ्रू वाटर करंट स्पॉन्जोसील में जाता है, और स्पॉन्जोसील से वो आउटसाइड निकलता है ऑस्कुलम के थ्रू। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है कैनाल सिस्टम। इसी की स्टडी करना है अभी। कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकॉन में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम पोरीफेरस में प्रेजेंट होते हैं। एस्कॉन टाइप, इसे हम एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये है एस्कॉन टाइप, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये नंबर 1। एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी इसे बोलते हैं। ये साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जोसील होती है वो ब्रॉड होती है, ये इसका फीचर है, और ये पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। इस टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसिलेनिया ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और साइकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील कम ब्रॉड होती है, और इसका एग्जाम्पल है साइकॉन, स्काइफा। और आज हम साइकेनोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं।
आज हम साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें स्काइफा का कैनाल सिस्टम पढ़ना है। तो स्काइफा में साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और इसका फीचर है मेन कि इसमें जो स्पॉन्जोसील होती है वो कम ब्रॉड होती है, और ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील नैरो होती है। कैसी होती है? नैरो स्पॉन्जोसील। इसमें नैरो स्पॉन्जोसील होती है, और इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैनाल सिस्टम के थ्रू ही गेन करते हैं, क्योंकि जो उनका फूड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और वो वाटर के साथ ही ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है। अभी रेस्पिरेशन भी ये कैनाल सिस्टम से ही करते हैं, या कैनाल सिस्टम के थ्रू ही इनका रेस्पिरेशन होता है। कैनाल सिस्टम ही हेल्प करता है इनकी रेस्पिरेशन में। कैसे हेल्प करता है? कैनाल सिस्टम की प्रोसेस में जैसे ही वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू उनकी बॉडी में आता है रेडियल कैनाल से होते हुए, वैसे ही वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनकी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं। हेल्प करता है कैनाल सिस्टम एक्सक्रीशन में। जो इनकी बॉडी में वेस्ट फूड मटेरियल होता है वो स्पॉन्जोसील से होकर के ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है, और उसी के साथ उसी वाटर करंट के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो भी बाहर चली जाती है। रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। ये जो ऑस्कुलम में स्पॉन्जोसील में जितने भी स्पर्म्स बनते हैं वो वाटर करंट के साथ ही वाटर में स्विम करने लगते हैं, आउटसाइड चले जाते हैं, स्विम करने लगते हैं, और वो फीमेल ऑर्गेनिज्म में जा करके, फीमेल ऑर्गन में जा करके वहाँ पर ओवम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एग्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ऑस्टिया से वाटर जाता है इन करंट कैनाल में। ऑस्टिया से वाटर इन करंट कैनाल में जाता है। ऑस्टिया से वाटर इन करंट कैनाल में जाता है, और इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाता है थ्रू प्रोसोपाइल। और रेडियल कैनाल से वाटर एपोपाइल में जाता है, और एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में जाता है, और स्पॉन्जोसील से वाटर आउटसाइड चला जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ये पूरी प्रोसेस है कैनाल सिस्टम की, ये पूरी प्रोसेस है। ये स्काइफा के एक सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जो साइकॉन होता है यानी कि जो स्काइफा होता है उसकी एक सिलिंड्रिकल ब्रांच के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, यानी कि एक कैविटी होती है। इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये कैविटी सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी। इसे हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं। स्पॉन्जोसील को हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं। स्पॉन्जोसील के चारों तरफ फिंगर लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं इन करंट कैनाल या फिर रेडियल कैनाल्स। ठीक है, तो जो फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं ये दो टाइप की कैनाल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो इन करंट कैनाल जो कि आउटर साइड की कैनाल होती है, ये वाली कैनाल, ये इस कैनाल को हम इन करंट कैनाल कहेंगे, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनर साइड की कैनाल का फॉर्मेशन करती है उसे हम रेडियल कैनाल बोलेंगे। ये वाली कैनाल जो होगी ये रेडियल कैनाल होगी। ठीक है, तो स्पॉन्जोसील
के चारों तरफ फिंगर लाइक फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक फोर्स दो तरह की कैनाल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनर साइड की कैनाल को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है, इनर साइड में। और आउटर साइड में जो कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। जो रेडियल कैनाल्स होती हैं वो इनर साइड में स्पॉन्जोसील में ओपन होती हैं। कहाँ पर ओपन होती है? स्पॉन्जोसील में ओपन होती है। और स्पॉन्जोसील में जो काफी सारे एपोपाइल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जोसील में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एपोपाइल प्रेजेंट होती है स्पॉन्जोसील में। और जो रेडियल कैनाल होती है ये फिंगर लाइक फोल्ड्स के से इनर साइड में जो कैनाल बनती है वो रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसील में ओपन हो जाती है। और इनकी जो स्काइफा है, साइकॉन है, इनकी पूरी बॉडी के आउटर साइड में पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया या फिर डर्मल पोर्स, जो कि इनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर जो होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसे पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। पोर मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन मेम्ब्रेन होती है। और ये जो पोर्स होते हैं इनके चारों तरफ, ये जो ऑस्टिया होते हैं इनके चारों तरफ मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, मायोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑस्टिया के चारों तरफ। ऑस्टिया के चारों तरफ मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती है और ये कंट्रोल करती है वाटर करंट को, कि वाटर करंट के फ्लो को ये कंट्रोल करती है। ऑस्टिया के साइज को कम या ज़्यादा करके वाटर करंट के फ्लो को ये कंट्रोल करती है। और ये जो ऑस्टिया होती है वो इनकरेंट कैनाल्स में ओपन होती है। ठीक है, ऑस्टिया कहाँ पर ओपन होती है? इनकरेंट कैनाल्स में ओपन होती है ऑस्टिया। इनकरेंट कैनाल इनवेजिनेटेड फोल्ड्स ऑफ बॉडी वॉल, यानी कि ये मुड़े हुए आउटर लेयर होती है बॉडी की, मुड़ी हुई आउटर लेयर होती है बॉडी की, जो कि एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ये इनकरेंट कैनाल बनाती है। और इसे हम इनहेलेंट कैनाल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इनहेलेंट कैनाल भी बोलते हैं। इनकरेंट कैनाल इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेंट कैनाल। और इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, जो कि इसे लेयर करती है। इसके चारों तरफ पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में खुलती है प्रोसोपाइल के थ्रू। ओके, तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है इनकरेंट कैनाल और कम्युनिकेटेड विद रेडियल कैनाल जॉइंट्स। तो इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल्स में होती है। इनकरेंट कैनाल एक इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू रेडियल कैनाल से जुड़ती है। इनकरेंट कैनाल एक इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू रेडियल कैनाल से जुड़ती है। और इस इंट्रासेलुलर स्पेस को हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, ये प्रोसोपाइल्स रेडियल कैनाल में खोलते हैं इनकरेंट कैनाल्स को। ठीक है, तो ये इनकरेंट कैनाल्स कम्युनिकेटेड विद द रेडियल कैनाल्स थ्रू प्रोसोपाइल। ये प्रोसोपाइल के थ्रू इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल्स में खुलती है। जो स्पेस होता है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस, उसे हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, प्रोसोपाइल किसे बोलते हैं? जो इनकरेंट कैनाल होती है वो एक इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू रेडियल कैनाल से जुड़ती है, उसी स्पेस को हम बोलते हैं प्रोसोपाइल।
ठीक है। इन करेंट कैनाल एक इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू रेडियल कैनाल से जुड़ती है और इस स्पेस को हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि इन करेंट कैनाल्स कम्युनिकेट करती है रेडियल कैनाल से थ्रू प्रोसोपाइल। रेडियल कैनाल्स ये इनर स्पेस होती है फिंगर लाइक फोल्ड्स की, ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स है इनके इनर स्पेस को हम रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, ये इनर स्पेस होती है और ये जो वॉल होती है इनकी इनर वॉल वो कॉइनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ कॉइनोसाइट सेल्स। मेड अप ऑफ कॉइनोसाइट्स सेल्स। जो रेडियल कैनाल होती है वो कॉइनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है और जो फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं उनके इनर स्पेस को हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। जो साइकॉन की बॉडी होती है उसके चारों तरफ फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं और अंदर वाला जो स्पेस होता है उसे रेडियल कैनाल बोलते हैं। इनर वॉल जो होती है रेडियल कैनाल की वो कॉइनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। कॉइनोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स के बीच में एक मीसेनकाइम लेयर होती है जो कि जिलेटिनस की बनी हुई होती है। कॉइनोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स के बीच में एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसे मीसेनकाइम कहते हैं। मीसेनकाइम जो लेयर होती है वो जिलेटिनस होती है और उसमें सेल्स नहीं होती है, ये नॉन सेलुलर होती है, इसे हम मीसेनकाइम कहते हैं। जो नेक्स्ट आपका एपोपाइल्स जो होते हैं वो रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील में ओपन करते हैं। ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये फिंगर लाइक फोल्ड्स के इनर स्पेस में जो रेडियल कैनाल्स हैं ये इनको स्पॉन्जोसील में ओपन कौन करता है? एपोपाइल्स। यानी कि जो स्पॉन्जोसील में रेडियल कैनाल की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एपोपाइल्स। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स इनटू स्पॉन्जोसील। एपोपाइल क्या है? ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स इनटू स्पॉन्जोसील इज नोन एज एपोपाइल। इसका दूसरा भी नाम है, इसको इंटरनल ऑस्टिया के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एपोपाइल्स में मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एपोपाइल को कंट्रोल करती है, एपोपाइल को छोटा या बड़ा कर सकती है जिससे कि वाटर करंट को कंट्रोल किया जा सके। वाटर करंट कितना बॉडी के अंदर आना है और कितना बॉडी से बाहर जाना है ये सब कंट्रोल किया जा सके। मेनली बॉडी के अंदर कितना वाटर करंट आना है ये कंट्रोल करने के लिए मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एपोपाइल्स को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जेस की बॉडी का सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील और ये पिनाकोसाइट सेल से लेयर्ड होती है। जैसे ही वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आता है फिर रेडियल कैनाल में आता है, एपोपाइल्स से होते हुए वाटर स्पॉन्जोसील में आता है और इस तरह से वाटर स्पॉन्जोसील में पहुंचता है। सेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी होती है स्पॉन्जोसील और इसमें पिनाकोसाइट सेल्स लेयर्ड होती हैं। नेक्स्ट है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम स्पॉन्जोसील की ओपनिंग है जो कि आउटसाइड की तरफ खुलती है। ठीक है, स्पॉन्जोसील के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं और ये बॉडी के आउटसाइड खुलती है। ऑस्कुलम के चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स जो कि ऑस्कुलम के चारों तरफ प्रेजेंट है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है इनको हम बोलते हैं ऑस्कुलर स्फिंक्टर्स। ऑस्कुलर स्फिंक्टर्स ये कंट्रोल करते हैं वाटर के फ्लो को कि कितना वाटर स्पॉन्जोसील्स
से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा, इसको ये कंट्रोल करते हैं और इसी से ये वेस्ट मटेरियल भी ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी स्पॉन्जोसील से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्टिया और डर्मर पोर्स, ऑस्ट्रिया साइकॉन या फिर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी बॉडी में पूरी बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम डर्मल पोर्स कहते हैं या फिर ऑस्टिया कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वाटर को बॉडी के अंदर लेकर के आना और ये एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसको हम पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनमें मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्टिया की ओपनिंग्स को कंट्रोल करती हैं, ऑस्टिया को छोटा या बड़ा करती हैं जिससे कि वाटर करंट को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो ऑस्टिया है ये इन करंट कैनाल्स में ओपन होती हैं। जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स से जो कैनाल बनती है आउटर साइड वाली, उस इन करंट कैनाल में ऑस्टिया ओपन हो जाती हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है इन करंट कैनाल्स में। इन करंट कैनाल्स जो होती हैं वो इनवेजिनेटेड फोल्ड्स होती हैं बॉडी की, यानी कि ऐसी मुड़ी हुई फोल्ड्स जो कि पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं इन करंट कैनाल। इसको हम इनहेलेंट कैनाल भी बोलते हैं और इनमें पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये इन करंट कैनाल प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में ओपन होती है जाकर के। प्रोसोपाइल क्या होता है? प्रोसोपाइल एक इंट्रासेलुलर स्पेस है जिसके थ्रू इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल में ओपन होती है, यानी कि इन करंट कैनाल्स कम्युनिकेटेड विद द रेडियल कैनाल्स थ्रू प्रोसोपाइल। ठीक है, रेडियल कैनाल्स क्या होती हैं? दीज आर रेडियल कैनाल्स विच आर इनर स्पेस ऑफ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। रेडियल कैनाल्स आर इनर स्पेस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स। इनर स्पेस में जो इनर वॉल में जो रेडियल कैनाल होती है वो कॉइनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो कॉइनोसाइट सेल्स रेडियल कैनाल की इनर साइड में पूरी वॉल में प्रेजेंट होती है और जो वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आता है इन करंट कैनाल से होते हुए रेडियल कैनाल में आता है प्रोसोपाइल के थ्रू, वो एपोपाइल में पहुंचता है, यानी कि ये जो छोटे छोटे स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं एपोपाइल। एपोपाइल में जाते हैं ये एपोपाइल रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग्स होती हैं। ये रेडियल कैनाल्स एपोपाइल में आकर के ओपन होती है और इसे हम इंटरनल ऑस्टिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस में जो इंटरनल ऑस्टिया है वो कौन है? वो एपोपाइल्स हैं। तो यहाँ पर वाटर आकर के स्पॉन्जोसील में एपोपाइल्स के थ्रू वाटर चला जाता है। अब स्पॉन्जोसील क्या होती है? ये सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जेस की जो कि लेयर्ड होती है पिनाकोसाइट सेल से और यहाँ पर वाटर करंट फाइनली आकर के स्टोर होता है। जो भी स्पॉन्जेस को न्यूट्रिशन गेन करना होता है या फिर रेस्पिरेशन करना होता है या फिर रिप्रोडक्शन करना होता है वो यहाँ पर प्रोसेस करता है और यहाँ से वाटर जो वेस्ट मटेरियल के साथ में ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑस्कुलम क्या होता है? ये स्पॉन्जोसील की आउटसाइड ओपनिंग है जो कि आउटसाइड ओपन होती है और इसमें ऑस्कुलम में कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको ऑस्कुलर स्फिंक्टर्स कहते हैं और इनका काम होता है कि ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर ना चला जाए, एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर जाने से रोकने के लिए ये प्रेजेंट होती हैं। कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन, जो स्पॉन्जेस में वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है? तो वाटर इस ऑस्टिया के थ्रू जो कि इनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन करंट कैनाल्स में जाता है और इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल में जाते हुए वाटर रेडियल कैनाल्स में पहुंच जाता है। रेडियल कैनाल से वाटर एपोपाइल में पहुंचता है, एपोपाइल से वाटर स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील से होता हुआ वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ये इनका कोर्स ऑफ वाटर करंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पोरीफेरा के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 1999 से अब तक के पूछे गए हैं
उन क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इस क्लास के पहले की जो वीडियो है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।